हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी? बहुत 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 शुभकामनाएं। आई होप अभी तक आप सभी ने अपना दिसंबर 2025 का रिजल्ट देख लिया होगा। जिन बच्चों का जेआरएफ और नेट क्लियर हो गया, बहुत 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 शुभकामनाएं। जिनका नहीं हुआ, डोंट लूज होप। कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट में जरूर हो जाएगा। आई एम 100% श्योर आपने इस अटेम्प्ट में जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। जो भी चीजें आपने सीखी है, प्लीज उसको अगले अटेम्प्ट में आप अप्लाई करें। आपका 100% यूजीसी नेट जेआरएफ हो ही जाएगा। और हमेशा से कहता हूं कि एक चीज बहुत ही ज्यादा काम करती है, दैट इज मैनिफेस्टेशन। बहुत बच्चों ने मुझे इसके लिए क्रिटिसाइज भी करा था कि सर कुछ भी नहीं होता मैनिफेस्टेशन से करने से, कुछ भी नहीं होता मेडिटेट करने से। बट जो बच्चे इन पे 100% रिलाई करते थे, उनको इसका बहुत ही अच्छे से बेनिफिट मिला है। उन्होंने इस अटेम्प्ट में देख भी लिया है और मैं पर्सनली इस पे बहुत ही ज्यादा बिलीव करता हूँ, रिलाई करता हूँ। प्लस मेरी पीएचडी भी इसी टॉपिक पे ही है। चलिए, अब इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज कि मुझे पता चल रहा है और कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है कि आप सभी एनटीए से बहुत ही ज्यादा निराश हो, क्योंकि एनटीए जितना डिप्लोमेट हो चुका है, जितना बदतमीजी पे आ चुका है, वो बहुत ही गलत बात है। जब जून 2025 का पेपर बहुत ही ज्यादा टफ आया था, तो मैं पर्सनली एनटीए के पास गया, यूजीसी की टीम से मिला। तो यूजीसी की टीम ने मुझे एनटीए के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, बहुत बड़े बड़े खुलासे करे। जब उन्होंने मुझे बहुत सारी पर्सनल चीजें बता दी, आई वाज लाइक कि सर, अगर एनटीए में इतनी खामियां हैं, इतना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे? तो यूजीसी में ये तो मैं नहीं कहूंगा कि जिनसे मेरी बात हुई वो यूजीसी के बहुत ही सीनियर मेंबर थे, बट कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे वो थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम हेल्पलेस हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत गलत है, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखूंगा। और वही चीज को लेके मैंने हाई कोर्ट इलाहाबाद में एनडीए के अगेंस्ट केस भी करा था, लीगल एक्शन भी लिया था। बट अब आपको पता है, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन, मिडिल क्लास एक आदमी और बिल्कुल बच्चा ही है जो 24-25 साल का है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अगेंस्ट लड़ेगा, तो आपको पता ही है वो क्या होगा। बट एक चीज मुझे समझ आ गई है, जो मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि एनटीए को जब पैटर्न बदलना होगा, जब वो सिलेबस बदलेंगे या बदलना होगा, वो अपने हिसाब से करेंगे। हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी लीगल एक्शन, जो भी एक्शन मुझे लेना था, मैं वो पिछले अटेम्प्ट में ले चुका हूं। और मुझे उससे यही समझ आया कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर लीगल केस के बावजूद भी चीजें हमारे फेवर में नहीं हो रही हैं, इसका मतलब यही है कि हमें इस चीज को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। बट दो चीजें बहुत ही ज्यादा मुझे क्लियर हुई, स्पेशली जून 2025 के पेपर से और दिसंबर 2025 के पेपर से, कि एनटीए ने अब अपने पैटर्न को बदल दिया है। हालांकि सवाल ये पैदा होता है कि एनटीए ने अपना पैटर्न तब क्यों बदला जब एआई का प्रयोग बहुत ही ज्यादा होने लग गया। एआई जब नहीं था तब भी एनटीए का लेवल हाई था, क्वेश्चन टफ होते थे, बट इतने टफ नहीं थे, वो डूएबल थे, हम कहीं ना कहीं उसको कर पा रहे थे। बट अब जिस तरह से क्वेश्चन एनटीए दे रहा है, तो मैं 100% श्योर हूँ कि जिसने पेपर बनाया है उसको हम मेरे सामने बिठा दो और मैं उसको बोलूंगा कि मैम या सर, आप प्लीज इस पेपर को अटेम्प्ट करें मेरे सामने, वो भी 100 on 100 नहीं ले पाएंगे। 100 on 100 तो बहुत दूर की बात है, 50% भी नहीं कर पाएंगे। बाय। और क्योंकि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं, बहुत ही, आई वुड से कि आउट ऑफ बॉक्स है। मैं ये नहीं बोलूंगा आउट ऑफ सिलेबस है, बिकॉज सिलेबस तो है ही नहीं, तो हम नहीं कह सकते कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो आउट ऑफ बॉक्स है। मैंने पर्सनली फिर एनटीए की टीम से बात करने की कोशिश करी इसके मुद्दे पे। तो मुझे एनटीए के एक सर हैं जिन्होंने मुझे बोला कि एनटीए के पास पूरी लिबर्टी है, वो जब चाहे पैटर्न चेंज कर सकते हैं, जब चाहे जिस तरह का पेपर बना सकते हैं। दे सेड कि आप हमको क्वेश्चन नहीं कर सकते। और इसी के बिहाफ पे फिर मैं यूजीसी की टीम के पास भी गया था। तो यूजीसी ने मुझे बोल दिया है कि पहले जो पेपर था वो प्रोफेशनल प्रोफेसर्स बनाते थे, जो रिटायर्ड होते थे, जिनको बहुत नॉलेज होती थी। आप पता नहीं एनटीए असिस्टेंट प्रोफेसर से पेपर क्यों बना रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर आपको पता है वो इस फील्ड में नोवस होते हैं, न्यू होते हैं, उनको ज़्यादा ये चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। एंड डेफिनेटली वो एआई की हेल्प से ही पेपर बन रहा है। उन्होंने नहीं बोला है ये कि एआई की हेल्प से बन रहा है, उससे मुझे यकीन हो गया कि एआई की हेल्प से ही पेपर बन रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एनटीए एआई की हेल्प से पेपर बना रहा है, तो क्या हम एआई की हेल्प से
पढ़ सकते हैं, ठीक है। एआई का क्या रोल है? यस, हम एआई की हेल्प से पढ़ सकते हैं। हालाँकि मैंने बहुत सारे एडवोकेट्स को ये कहते सुना है कि कुछ टीचर्स चैट जीपीटी से पढ़ा रहे हैं, कुछ ग्रॉक से पढ़ा रहे हैं, कुछ एक्स-वाई-ज़ेड से पढ़ा रहे हैं, कुछ इससे पढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई भी टीचर चैट जीपीटी, ग्रॉक को यूज़ कर रहा है इन एथिकल वे, वो कुछ गलत नहीं है। कुछ भी गलत नहीं है। पूरी फ्रीडम है, जिसको यूज़ करना वो करे। अगर एआई की हेल्प से पेपर बन सकता है, तो एआई की हेल्प से प्रिपरेशन भी हो सकती है, एआई की हेल्प से पढ़ाया भी जा सकता है। बस कंडीशन ये है कि जो टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है विद द हेल्प ऑफ एआई या एआई की मदद से कोई भी पेपर बन रहा है, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दिया कि मुझे शेक्सपियर के बारे में बताइए, तो जो भी फैक्ट्स मैं चैट जीपीटी से लेके आपको पढ़ा रहा हूँ, वो मेरी ड्यूटी है कि वो सारे के सारे फैक्ट्स एक्यूरेट हो, कि स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक-एक फैक्ट को वेरीफाई करे। अगर स्टूडेंट को रिसर्च ही करना होता तो अभी वो पीएचडी कर रहे होते, वो नेट की तैयारी ना कर रहे होते। टाइम ही तो बचाना है। तो टीचर किसी भी स्टूडेंट टीचर के पास क्यों जाता है, कोई कोर्स क्यों बाय करता है, यही सोच के कि टीचर हमारी हेल्प करेगा। ठीक है? तो एआई की हेल्प से आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस कंडीशन यही है कि वेरिफाइएबल रिसोर्स होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। अब लेट्स से कि आपने जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है? आपने पढ़ लिया। अब आप चैट जीपीटी पे जाओ, ग्रॉक पे जाओ, और मैं तो ये पर्सनली ये मानता हूं कि चैट जीपीटी से ज्यादा ग्रॉक ज्यादा एक्यूरेट है। जिनको नहीं पता ग्रॉक क्या है, प्लीज आज आप जाके सर्च करिए। ग्रॉक ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। आप ग्रॉक पे जाना, ग्रॉक को बोलना कि मैंने जॉन मिल्टन पे सब कुछ पढ़ लिया है, प्रिपेयर कर लिया, प्लीज मेरे से क्वेश्चंस पूछो, ठीक है। ग्रॉक को पूरा बता दो कि एमसीक्यूज पूछने हैं, हर लेवल का क्वेश्चन पूछो, रीजन असर्शन पे भी मुझसे क्वेश्चन पूछो, मेरे से क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चंस पूछो, इसकी जॉन मिल्टन की बायोग्राफी पे क्वेश्चंस पूछो, और क्रिटिक्स पे क्वेश्चंस पूछो, तो ग्रॉक आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। हाँ, प्रॉम्प्ट में एक चीज आपको प्लीज बार बार लिखनी है, प्लीज वेरीफाई फ्रॉम वेब, सो दैट आपको कंटेंट देने से पहले, आपसे क्वेश्चन पूछने से पहले, ग्रॉक आई वुड से वेब से वेरीफाई कर लेगा, एंड ग्रॉक आपको वही कंटेंट देगा जो एक्यूरेट है। जो डिबेटेबल है, जो इनएक्यूरेट है, वो आपको नहीं देगा। तो एआई की हेल्प आप पहले तो ये ले सकते हैं। एंड दूसरा जो हमने पैटर्न जो चेंज देखा है, पहले हम क्या करते थे, हम मेजर राइटर्स पढ़ते थे। जी बिल्कुल पढ़ते थे, वो पढ़ने चाहिए, इस बार भी आपको पढ़ना है। फिर हम माइनर राइटर्स पढ़ रहे थे। जी हाँ, आपको अभी भी माइनर राइटर्स पढ़ने चाहिए। तो डिफरेंस क्या है? अब आपको मेजर राइटर्स के भी माइनर वर्क्स पढ़ने हैं। जैसे कि इस बार पेपर में टॉरेल मॉय आया था, आपको सिर्फ मेजर वर्क पता था, माइनर वर्क नहीं पता था। थॉमस हार्डी के आपको मेजर वर्क्स पता थे, माइनर वर्क्स नहीं पता थे। अब क्योंकि हमारे पास यूजीसी नेट का सिलेबस नहीं है, तो हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत ही सारी चीजें हैं। तो हर चीज को आपको प्लान तरीके से ही पढ़ना है। कोशिश ये करिएगा कि जनवरी, फेब, मार्च और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, सो दैट ऐसी चीजें भी हम पूरे अप्रैल और मई मंथ में पढ़ लें जो आपने नहीं पढ़ी होंगी। क्योंकि बिल्कुल एग्जाम के करीब तो आप पीवाईक्यूज करोगे, कुछ नया नहीं पढ़ोगे। अगर एग्जाम के पहले तक आप कुछ नया पढ़ोगे, वो गलत स्ट्रैटेजी है। बिकॉज आपको रिवाइज भी करना है जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, आपको नया कंटेंट भी पढ़ना है, उसके बाद आपको पीवाईक्यूज करने हैं। तो आपको मेजर राइटर्स के माइनर वर्क्स भी पढ़ने हैं, ठीक है, और माइनर राइटर्स के आपको मेजर वर्क्स देखने हैं, ठीक है। जी हाँ, एनटीए के पास पूरी लिबर्टी है कि आपको वो रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस दे, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस दे, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन दे। हम एनटीए को कहीं भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि एनटीए ने पेपर टफ दे दिया, इजी दे दिया है, नहीं। बिकॉज एनटीए ने मेरे आगे ओपनली डिक्लेयर करा है कि उनके पास पूरी की पूरी लिबर्टी है, वो पेपर को जैसे तैसा बना सकते हैं। उन्होंने बोला कि हमें सिलेबस यूजीसी ने दे दिया है, और जो सिलेबस यूजीसी ने उनको दे दिया है एनटीए को, एनटीए के पास लिबर्टी हो जैसे मर्जी पेपर बनाए, ये एनटीए के पास लिबर्टी है। तो आप जो भी, अगर मैंने देखा है कि कुछ टीचर्स आपको इनकरेज कर रहे थे कि आप मेल्स लिखिए, ये सब करिए, उसका कोई फायदा नहीं है, प्लीज टाइम वेस्ट ना करें।
कुछ नहीं होने वाला है। जब जून 2025 में लीगल केस करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, तो आपको सीरियसली लग रहा है कि मेल करने से कुछ होगा? मैंने और मेरी टीम ने कम से कम पिछली बार 50 टू 100 मेल्स भेजी होंगी। एजुकेशन मिनिस्टर्स को हमने मेल्स लिखी। मैंने एक अप्रोच भी निकाली कि मैं कैसे-तैसे उनको मिल लूँ। ये सब भी हमने करा। इन सब करने के बाद भी हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और मेरे लिए शॉकिंग बात ये थी कि मैं तो अभी तक यही मानता था कि जून 2025 का पूरी हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर है, और जब कट ऑफ इसका आया दिसंबर 2025 का, उसकी कट ऑफ और गिर गई। राइट? तो कहीं न कहीं ये आपके लिए एडवांटेज भी है कि वो कोई भी नहीं कर पा रहा। आप ये मत समझो कि सिर्फ आपको ही नहीं आता है, सामने वाले को भी नहीं आ रहा। अगर मान लो कि 60% पेपर बहुत ही टफ है, तो वो हर किसी के लिए टफ है। अगर आपने थॉमस हार्डी के माइनर वर्क्स नहीं पढ़े थे, तो वो किसी ने नहीं पढ़े थे। टॉरल मॉइक वाला क्वेश्चन किसी को नहीं आता होगा। पिछली बार जून 2025 में अकबर वाला क्वेश्चन नहीं आता होगा, किसी का तुक्का बैठ गया तो बैठ गया। बट जो 40% इजी पेपर है, जो डूएबल था, इस पे तो आप मास्टरी कर सकते हो। इस पे मास्टरी कर लो 40% पे, और पेपर 1 पे मास्टरी कर लो। कौन रोक पाएगा आपको यूजीसी नेट क्लियर करने से, जेआरएफ करने से? मान लेते हैं कि एनटीए ने अपना पैटर्न बदल दिया, मेमोराइजेशन से उन्होंने एनालिटिकल बना दिया, बट मेमोराइजेशन वाला पार्ट तो नहीं हटाया ना। मेमोराइज तो करना ही है, रटना तो है ही है, ये तो रटना ही पड़ेगा। जैसे मैं क्लास में क्या कहता, विलियम रास्टल हमने करा, जो भी मेरे पेड बैच वाले स्टूडेंट को पता होगा, हमने क्लास में ही उनके सारे वर्क्स को रट लिया। मेमोराइज तो कर रहे हैं हम, वो पैटर्न नहीं बदला। हाँ, अब कह दो कि क्रोनोलॉजी की पहले क्वेश्चंस आते थे बहुत ज्यादा, स्पेशली जब मैंने पेपर दिया था तो कम से कम 22-30 क्वेश्चंस आते थे, अब बिल्कुल नहीं आते। इतना पैटर्न बदला है। और आपको क्या पता है कि इस बार लिंग्विस्टिक्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ गए, अगली बार आएंगे? पैटर्न तो बदलेगा। अब मे बी ये भी हो सकता है जब जून 2026 का पेपर देखो, लेवल और बढ़ जाए या बिल्कुल गिर जाए। तो हमें हर सिचुएशन के लिए यहाँ पर रेडी होना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो चीजें हमें सब पता ही है कि एंटी अनप्रडिक्टेबल है, ये है, करना क्या है? करना ये है कि जैसे आप तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी करते रहे। आप उस पोर्शन को लेके टेंशन में ना आए जो बहुत ही टफ है, जो किसी को नहीं आता। अब आप क्या करोगे, पिछला क्वेश्चन पेपर देख लोगे कि भाई 60% पेपर बहुत ही टफ था। आप इस 60% को लेके बहुत ही टेंस्ड हो जाओगे। आप देखोगे कि लिंग्विस्टिक्स पे इतने क्वेश्चन आए हैं, आप बहुत ज्यादा टाइम लिंग्विस्टिक्स पे दे दोगे, और जब आप जून 2026 का पेपर देखोगे, आप देखोगे लिंग्विस्टिक्स पे क्वेश्चंस ही नहीं है। हार्डवर्क तो करा, क्या उस हार्डवर्क का आपको फल मिला? नहीं मिला। यूजीसी नेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, हालांकि मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, मुझे पता है कि लिंग्विस्टिक्स से क्वेश्चन अगली बार नहीं आने वाले, बट सेफ साइड के लिए हम लिंग्विस्टिक्स को भी थोड़ा 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 करते रहेंगे। क्या नुकसान है उसमें? हमें पता है कि भाई मेजर राइटर पे क्वेश्चन तो आ गए। इस बार जितने भी राइटर्स के हम नाम देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं हमने सुने थे। बल्कि जून वाले राइटर्स बहुत ही ऑब्सक्योर थे, माइनर थे, हमने नहीं सुने थे। इस बार सुने थे, पर हो क्या गया था, इनके माइनर वर्क्स आ गए थे। हम उनको भी पढ़ लेंगे एआई की हेल्प से। जब भी मैं पेड बैच में पढ़ाता हूँ, आपने देखा होगा एआई की हेल्प से हम क्विज करते हैं। मेरे डिजिटल बोर्ड में एआई है, हम वो पढ़ते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी है। अगर आपको पता है कि 60% थोड़ा करना मुश्किल है, एटलीस्ट 40% पे तो मास्टरी कर लो, पेपर 1 पे मास्टरी कर लो। आपको पता है मैक्सिमम क्वेश्चंस ब्रिटिश लिटरेचर से आते हैं, लिटरेरी थ्योरी से आते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म से आते हैं, कल्चर स्टडीज से आते हैं। इन यूनिट्स पे तो मास्टरी कर लो। नॉलेज की, कंटेंट की लिमिट नहीं है। फिर भी कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है कि सर ये समझ नहीं आ रहा, कैसे करना है, ठीक है, हमारा मोटिवेशन गिर गया, हमने 3 अटेम्प्ट दे दिए, 4 अटेम्प्ट दे दिए, ओनली फॉर पीएचडी होके सर हम रुक रहे हैं, हम क्या करें? पहले तो आप सब भूल जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ठंडी सांस लो, एक दिन का ब्रेक दो, कल से स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो। आप मुझे बताओ, अगर आप मेरे पेड बैच में नहीं रोल होना चाहते, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मुझे बताओ कि मैं फ्री पेड यूट्यूब के लिए आपको किस तरह से पढ़ाऊं। आप खुद मुझे रिक्वेस्ट करो, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, जेन्युइन कंटेंट बनाऊंगा। मैं बिल्कुल वैसा नहीं करने वाला कि फैंसी नेम्स लेके कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, वो कोई फायदा नहीं।
फैंसी नेम्स तो बहुत देखोगे, आपको बहुत मिल जाएंगे। फैंसी नेम्स ही देखने हैं ना, चैट जीपीटी को बोल दो कि मुझे फैंसी फैंसी बहुत ही अमेजिंग राइटर्स के नाम दे दो, आपको चैट जीपीटी बता देगा। क्या उससे पेपर आएगा? आया पेपर? इट्स बेटर वही पढ़े ना जो आएगा। 60% को छोड़ दो, 40% आप कर पाए, और जो ये 40% पे मास्टरी कर पाए उनका ही नेट जयरफ हुआ है। मेरी स्टूडेंट जो है स्मृति घोष, उनके एग्जाम से 2 दिन पहले क्या बोला कि सर मुझे नेट नहीं देना, सर मेरी तैयारी नहीं है, मेरी मास्टरी नहीं है पेपर 2 पे। मैं बोला एटलीस्ट दे दो, मेरे लिए दे दो, मैं इतना हार्डवर्क करा है, इतना आप पे विश्वास जगाया है, प्लीज वो कर लो। जब एग्जाम देके वो घर आई, उसने बोला कि सर आपकी यूट्यूब पे तो सब कह रहे हैं सर वही से पेपर आया जो आपने पढ़ाया है, ये है सर, मेरा तो कॉन्फिडेंस पूरा गिर गया। मैं बोला पॉजिटिव तो रह सकते हो ना, दो ही चीजें हैं, या तो कनेक्ट हो जाएगा या नहीं होगा, या जेरफ होगा या नहीं होगा, इसके अलावा तीसरा कोई सीन है नहीं है ना, जान तो नहीं जा रही ना, जिंदा तो रहेंगे ना। उसने बोला हाँ रहेंगे। मैं पॉजिटिव रह लो, जब तो आंसर की नहीं आती। उसने आंसर की चेक नहीं करी, मुझे भी चेक करने नहीं दी, फाइनल आंसर की चेक नहीं करी, मुझे भी चेक करने नहीं दी, ठीक है, रिजल्ट भी चेक नहीं करा। मैंने मैसेज कर दिया कि स्मृति रिजल्ट देख लीजिए, एंड शी रिप्लाइड सर मेरा जेरफ हो गया। शी कॉल्ड इन फैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये पूरी मास्टरी किस में थी? सिर्फ 40% पे। लिंग्विस्टिक्स वाला एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा, करा अटेम्प्ट करा, पढ़ा नहीं था। आप कह सकते हो कि लक फेवर कर गया, वो कर गया, जो भी, अब तो 100 बातें बनेंगी, बट पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा का पूरा गेम किसमें छुपा है? इस 40% पे और पेपर 1 में, ठीक है। मैं आपके सामने यहां पर खड़ा हूं, डिक्लेयर कर रहा हूं, आपको मेरे से जो मदद चाहिए मुझे बताओ। सर यूट्यूब पे ये पढ़ाइए फ्री में, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। पेड बैच वाले बच्चे बोले सर पेड बैच में हमें ये कंटेंट चाहिए, इस तरह का चाहिए, हम वो भी करेंगे, बट बदले में मुझे एक ही चीज चाहिए कि आप कंसिस्टेंट रहोगे, अपना 100% दोगे। इफ यू आर रेडी टू डू दैट, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू गाइस, एनीथिंग, बट मुझे बदले में प्रॉमिस चाहिए, ठीक है। हैविंग सेड दैट, जिसका नेट जेरफ हो गया, बहुत 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 शुभकामनाएं। आप प्लीज सेलिब्रेट करें, पार्टी करें। जिनका नहीं हुआ, दुनिया यहां पर नहीं रुकी, एक चांस और दे सकते हो, मेहनत कर सकते हो, स्मार्ट वर्क कर सकते हो, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, स्ट्रैटेजी बना सकते हो। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी। ऑल द बेस्ट, ठीक है। आई एम जस्ट अ कॉल अवे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिलेगा, चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या करना है, किस तरह का कंटेंट चाहिए, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो पेड बैच हो। आई एम जस्ट अ कॉल अवे। गुड लक लर्नर्स, बाय बाय, टेक केयर।